हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल गुड चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। चलिए, तो आज हम पहले चैप्टर का सेकंड टॉपिक कवर करेंगे, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़े। पीछे हमने पढ़ा था भारतीय संविधान, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, इधर जान लेते हैं, जो आपको यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में दिखाया गया है। यहाँ कहा जा रहा है 1974 राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। ये यहाँ पे दिखाया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। और ये क्या था, दूसरा जो था विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेजी से प्रभावित होने लगी। संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेजी से हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आखिरकार ये दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर किए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया, देखिए पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या दिखाया गया है कि संविधान सभा के सदस्यों को दर्शाया गया है। इसी पिक्चर की बात की जा रही है। चलिए हम इधर देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, ये मैंने अभी आपको चित्र दिखाया, ये वाला। अब बात करते हैं 1946 से 19 नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। दिसंबर 1946, ये यहाँ पे दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो ये कब से कब तक, 1946, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक सभा थी जिसे संविधान तैयार करना था, उस सभा ने मिलकर दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, जिसको बनाने में 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है और आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज ज्यादातर देशों के पास संविधान है और लोकतांत्रिक देशों में उम्मीद की जाती है कि उनके पास भी संविधान जरूर होगा। जैसे कि हमारे देश के पास है। हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हम अपने मतों से अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और फिर देश के हमारे हित में हमारे जरूरतों को ध्यान में रखकर उन डिसीजनों को लेते हैं। तो वो हमारे देश का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें हमने अपने मतों से चुना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश। हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि ये बिल्कुल नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक हैं। क्या कहा जा रहा है कि वो सभी देश लोकतांत्रिक हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये उन दायित्वों की पूर्ति करता है जिससे देश का नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रह सकते हैं। यानी संविधान
मतलब यही कहा जा रहा है यहाँ पे, यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं और उनके बीच कई बातें समान होती हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि देश के भीतर कई समुदाय रहते हैं और उनके बीच कई समानताएं होती हैं। तो समुदाय से मतलब है यहाँ पे कई जातियों के, अलग अलग जाति के लोग एक देश में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। उन्हें कहा गया है समुदाय, यहाँ पे जो अलग अलग जाति के लोग रहते हैं उन्हें यहाँ पे समुदाय से व्यक्त किया गया है कि अलग अलग तरह के समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं कि वो भी हमारी तरह ही खाते पीते तरीके के काम काज करते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो वो चीज़ें सब में सेम होती हैं। तो वही वहाँ पे कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ, ये जरूरी नहीं है, फिर भी एक दूसरे के साथ सभी मुद्दों पर सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको सभी लोग अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं, वो सभी पर लागू होते हैं, जिससे कोई भी असामाजिक कोई भी एक्टिविटीज ना करे, इसीलिए ये बनाए गए हैं। और सबसे मेन चीज समानता का अधिकार देने के उद्देश्य से। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक सारी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। और ये हमारे क्या है, मूलभूत आदर्शों की भी रक्षा करते हैं, जो पूरे देश में रक्षा करते हैं, जिसकी हमें जरूरत होती है। देखिए यहाँ पर ये आपको साइड में एक ये पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये वाला। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हुए हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। जो लोकतांत्रिक 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना की गई थी नेपाल में, तो वो व्यवस्था 2002 से लेकर 12 साल तक कायम रही। कब तक कायम रही? 12 साल तक, 2002 से। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ के जो राजा ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने क्या करा कि अक्टूबर 2002 में ज्ञानेंद्र ने गांवों के माओवादियों के संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार से विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। और इस तरह फरवरी 2005 में राजा ने सारी शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर तक पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से जो छोटी मोटी रियायतें दी गई थी, उससे वहां की लोगों ने नामंजूर कर दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा बेबस होकर। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2008 में राजतंत्र को खत्म कर नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्रों में जैसा कि आपको दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपको दिखाया गया है, इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें।
दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटनाएं। जो ये घटनाएं दिखाई गई हैं आपको, ये जो पिक्चर से दिखाई जा रही हैं ऊपर, ये क्या है? ताजा नेपाल के इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसमें यही है, जब नेपाल में पहले से संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? भाई जाहिर सी बात है, किसी भी देश में अगर पहले संविधान है तो अगर वहां न्यू संविधान की मांग की जा रही है तो ये क्वेश्चन खड़ा होना ही है कि वहां नए संविधान की मांग क्यों की जा रही है। तो देखिए, पहला कारण तो ये मिला कि इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले नेपाल राजतांत्रिक था, मतलब राजतंत्र था, उस पर राजा का शासन था। वह राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई, क्यों पहला जो संविधान बना हुआ था वो क्यों वहां पे बेकार हो गया, क्यों वहां की जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें क्या था, वो राजा के हाथों में सत्ता रहती थी, राजतांत्रिक था, इसलिए वहां की जनता ने उसे मना कर दिया एक्सेप्ट करने से। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना की जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। तो वहां की जो पब्लिक थी वो कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। तो ये बात यहाँ पे आकर पूरी हो गई, क्लियर हो गई। वहां की जो जनता थी राजतांत्रिक संविधान से परेशान हो चुकी थी। उसे उस राजतांत्रिक संविधान को बदलने के लिए एक नए संविधान की जरूरत थी। लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए नए संविधान की जरूरत थी। इसलिए वहां की जनता ने क्या हुआ कि वहां के जो पिछला संविधान था उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसलिए वहां की जनता ने नए संविधान की मांग की, जिसमें लोकतांत्रिक संविधान होगा। अपनी इच्छा से, अपने मत से वो अपना प्रतिनिधि चुन सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें आदर्श नहीं थे। देखिए यहाँ पे कहा गया, वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे, उसमें आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और वो जिसके लिए वे लड़ते रहे। जो वे नेपाल के लिए संविधान चाहते थे और जिसके लिए वे लड़ते रहे, उसमें आदर्श नाम की कोई चीज नहीं थी। जिस तरह फुटबॉल के, यहाँ पे एक गेम के एग्जाम्पल देकर आपको समझाया जाए। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। जैसे कि ऊपर आपको चित्र दिखाया गया था, देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये जो चित्र दिखाएंगे, ठीक है, ये नेपाल के लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए लड़ रहे लोगों के चित्र हैं। तो ये ऊपर आपको मैंने अभी जो चित्र दिखाए वो दिखाए गए थे, लोकतंत्र के नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया था। अब संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था।
अब बाकी हम ये नेक्स्ट टॉपिक कल की वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.